हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और बीपीएससी विद्यापीठ अभी आप सभी के समक्ष लगातार बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोर एंड मोर एग्जाम ओरिएंटेड हैं उनको लेकर उपस्थित हो रहा है। इसी क्रम में आज अगला वीडियो जारी हो रहा है। अब से पहले आपको 51 क्वेश्चंस तक का डिस्कशन किया जा चुका है, और क्योंकि क्वेश्चन को जब डिस्कशन किया जाता है उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए फिर एक एक करके इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। और आज का 52वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा मैच नहीं है। ए नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी ये सुमेलित है। नृविज्ञान वास्तुतः मानव शास्त्र होता है, ठीक है, और मानव का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट से, इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ये सही है। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी ये भी सही है। इसीलिए कि पुरातत्व विज्ञान जो खुदाई के दौरान जो पुरानी वस्तुएं मिलती हैं जिनको पुरातत्व कहते हैं उनके अध्ययन के विज्ञान को आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ये सही है। जीवाश्म विज्ञान पेलियोंटोलॉजी ये भी सही है। जीवाश्म जो पुराने जीव जंतुओं के अवशेष हैं उनको जीवाश्म कहा जाता है। जीव जंतुओं के पुराने अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है और उसके अध्ययन के विज्ञान को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहा जाता है, ये भी सही है। और औषधि विज्ञान माइकोलॉजी नहीं है, ये फार्माकोलॉजी है। औषधि विज्ञान माइकोलॉजी नहीं, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन का विज्ञान है और औषधि विज्ञान फार्माकोलॉजी है। इसीलिए यह सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 53, आर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एकदम ये सब बेसिक क्वेश्चन है बायोलॉजी का। आर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, स्पाइडर का अध्ययन किया जाता है, जो आर्थ्रोपोडा समूह का प्राणी है, संधिपाद समूह का प्राणी है। और मकड़ी से एक और क्वेश्चन याद रखना है जो बराबर पूछे जाते हैं। आर्थ्रोपोडा समूह के जो प्राणी होते हैं कीट समुदाय में, खासकर इंसेक्ट में, उनमें 3 जोड़ी पैर होता है, यानी 6 पैर होते हैं, इसीलिए इनको हेक्सापोडा भी कहा जाता है। बट स्पाइडर एक्सेप्शन है, मकड़ी अपवाद है, क्योंकि इसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन यह भी पूछे जाते हैं। और आर्कनोलॉजी जो है यह मकड़ियों का स्टडी है, पक्षियों का स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी, और छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं आपको आल्बोलॉजी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ए, मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी। इसके बाद है हेप्टोलॉजी, किसके अध्ययन का विज्ञान है। एकदम सारे बेसिक्स और पूछे गए क्वेश्चन हैं। हेप्टोलॉजी किसके अध्ययन का विज्ञान है, किडनी का नोड, फेफड़ा का नोड, मस्तिष्क का नोड, लीवर का। इसीलिए कि लीवर, एक और क्वेश्चन आता है कि लीवर जो होता है, ठीक है, लीवर को इसे याद रखने में सुविधा होगी, हेपेटिक आर्टरी द्वारा ब्लड को सप्लाई किया जाता है, प्योर ब्लड लीवर को हेपेटिक आर्टरी द्वारा सप्लाई किया जाता है। और लीवर का जो स्टडी का साइंस है वह कहलाता है आपको हेप्टोलॉजी। तो हेप्टोलॉजी लीवर का स्टडी है। इसके बाद है निम्न में बेमेल युग्म की पहचान कीजिए, जो मैच्ड नहीं है, अनमैच्ड है। अनमैच्ड पेयर को पहचानिए। जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन सही है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। पिसिकल्चर मछली पालन ये भी सही है, पिसिकल्चर मछली पालन का विज्ञान है। सेरिकल्चर लाख के कीड़ा का पालन, लो ये गलत है। सेरिकल्चर रेशम कीड़ा का पालन होता है, ना कि लाख। लाख का कीड़ा अलग होता है और रेशम का कीड़ा अलग होता है। तो लाख रेशम के कीड़ा का पालन जो व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है उसे
सेरिकल्चर कहते हैं, इसलिए यह बेमेल है। यहाँ होना चाहिए रेशम के कीड़ा का पालन, और विटिकल्चर अंगूर की खेती है, ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 56, निम्न में कौन सुमेलित है, कौन मैच्ड है? फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सही है। विभिन्न फसल की खेती को विज्ञान की भाषा में एग्रोनॉमी कहा जाता है, ये ब्रांच है। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। फलों की जो व्यावसायिक स्तर पर खेती होती है पोमोलॉजी कहलाता है, ये सही है। फूलों की खेती हॉर्टिकल्चर, फूलों की खेती व्यापक स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है, ये हॉर्टिकल्चर है, ये भी सही है। यानी ये सभी मैच हैं, सभी सही हैं। इसीलिए आपको इस प्रकार के प्रश्न में एक साथ कई प्रश्न बनते हैं। तो ये चारों से तीनों सही है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी मृदा यानी मिट्टी यानी सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। चट्टान का जो अध्ययन होता है ये पेट्रोलॉजी कहलाता है, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है, और पेडोलॉजी मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, प्राणी तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन है। इंटर रिलेशन बिटवीन एनिमल एंड इट्स देयर एनवायरनमेंट। प्राणी और उसके पर्यावरण के बीच जो इंटर रिलेशन होता है, यानी इंटर रिलेशन का मतलब होता है जब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो इंटर रिलेशन कहा जाता है, अंतर संबंध कहा जाता है। हम सभी जानते हैं प्राणी पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण प्राणी पर प्रभाव डालता है, तो यहाँ अंतर संबंध शब्द का उपयोग होता है इंटर रिलेशन का। तो प्राणी तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी भी काफ़ी पूछा जाता है। इस ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रह पर किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सोबायोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, जिसमें प्राणी और पादप की विविधता का अध्ययन किया जाता है, ये सभी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ प्राणी तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध पूछ रहा है, तो प्राणी और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन इकोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ प्रश्न का अर्थ है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी मतलब आधुनिक वर्गीकरण का मतलब कि विभिन्न जीव जंतुओं को जो वर्गीकृत किया गया है, भाई अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न जीव जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो वर्गीकरण का सबसे पहला वैज्ञानिक प्रयास जो है यह कैरोलस लीनियस का रहा, इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कैरोलस लीनियस, मीन्स ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और इसी सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक में इन्होंने डिफरेंट लिविंग बींग्स को कैटेगराइज किया, और लिविंग बींग्स को कैटेगराइज किया दो भागों में, एनिमल में और प्लांट में। इसीलिए इनको वैसे तो सबसे पहले जीव जंतुओं का विभाजन अरस्तु ने किया था, क्योंकि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ भी प्रश्न है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी का जनक अरस्तु, जूलॉजी का जनक अरस्तु और बॉटनी का जनक थियोफ्रास्टस। तो अरस्तु साहब ने ही जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया था, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं था। तो आधुनिक काल में वैज्ञानिक ढंग से, प्रमुख ढंग से जीव जंतुओं का वर्गीकरण चूँकि कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इसको एनालाइज किया और सभी जीव जंतुओं को या सजीवों को दो भागों में बांट दिया, प्लांट एंड एनिमल। इसीलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अगला है कि रॉबर्ट विटेकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा? ये सब क्रमबद्ध और पूछे गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा लोग, एग्जाम देंगे तो आपको खुद पता चलेगा। रॉबर्ट विटेकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा? तो रॉबर्ट विटेकर आधुनिक काल के बहुत ही बड़े विद्वान, और ये वर्गीकरण के सबसे वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्हीं का है।
इन्होंने 5 भागों में जीव जंतुओं को बांटा था, जो आप पढ़ते हैं, है ना। एनिमेलिया, प्लांटी वगैरह 5 भागों में बांटा था। इसका आंसर होगा 5। और जब यहाँ भी एक प्रश्न है कि कैरोलस लीनियस ने जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा था, ये लिविंग बीइंग्स को, तो होगा 2 भागों में, और रॉबर्ट विटेकर ने तो 5 भागों में या 5 वर्गों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, किस विद्वान ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया? द्विनाम पद्धति को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें एक जीव का 2 नाम होता है, जिससे उसकी पहचान होती है ना। जैसे ह्यूमन का होमो सेपियन, मेढक का राना टिग्रिना, गाय का बोस इंडिकस। तो इस तरह से बहुत सारे ये आपको ये घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, इस तरह से हर एक जीव को इन्होंने 2 नाम दिया, जिससे इनकी पहचान बनती है। इसी को कहते हैं द्विनाम पद्धति। और ये काम भी कैरोलस लीनियस का है। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया और अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने ही सभी जीव जंतुओं को, सभी जीवित प्राणियों को, पादप हो या प्राणी हो, सबको 2 नाम दिया। इसी को कहते हैं द्विनाम पद्धति, अंग्रेजी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका भी आंसर होगा कैरोलस लीनियस ए। क्वेश्चन नंबर 62, उत्परिवर्तन म्यूटेशन की अवधारणा किसकी देन है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब किसी कोशिका में अचानक बड़ा परिवर्तन होता है, म्यूटेशन कहा जाता है। और म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये ह्यूगो डी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रीज। इसके बाद है भारतीय जीवाश्म विज्ञान, फॉसिल साइंस, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बीरबल साहनी को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक। तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है लीवेनहॉक को। और लीवेनहॉक का 2 जी के याद रखें। पहला तो इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और दूसरी बात कि जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो हमारा आंसर होता है रॉबर्ट हुक। लेकिन ध्यान रखें, रॉबर्ट हुक ने अनडाउटेबली कोशिका का, सेल का पहला स्टडी किया, बट वो सेल नॉन लिविंग था, क्योंकि उन्होंने कॉर्क में स्टडी किया था। कॉर्क जैसे कि हम सभी जानते हैं लकड़ी है, मुलायम लकड़ी, क्वार्कस सबर, है ना, उसका बॉटेनिकल नेम है क्वार्कस सबर। कॉर्क मुलायम लकड़ी, जो देखते हुएगा बैडमिंटन खेलते हैं तो शटल जो फूल होता है उसमें लगा हुआ रहता है लास्ट में, क्वार्कस सबर। उसी में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सेल का स्टडी किया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल का स्टडी किया, लेकिन यह नॉन लिविंग था। और दूसरा जब क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल का पहली बार किसने अध्ययन किया, तो फिर वहां भी आंसर आता है लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक से 2 क्वेश्चन यहाँ है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवेनहॉक, और लिविंग सेल का पहली बार स्टडी किसने किया, तो लीवेनहॉक। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं कि श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया तीव्र प्रयास। और श्वेत क्रांति से 2-3 क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का क्या अर्थ है, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनका हाल ही में निधन हुआ। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो गुजरात के आनंद से और अमूल से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति पर 3 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से लगातार हम लोग अगर रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ते चलें, मेरा विश्वास है कि सुन के आप सभी को याद हो जाएगा, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगता हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर विद्यापीठ पुनः आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।